नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपको दिखाते हैं कि कैसे अब चीन की दादागिरी का दी एंड होने वाला है। बहुत हो गया फरेब धोखा, लेकिन अब चीन के बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं। एक तरफ तो भारत चीन को घेर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चीन को घेरने के लिए जाल बिछा दिया है। जी हां, अमेरिका एशिया में अपनी फौज भेज रहा है। 27,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती एशिया में करेगा अब अमेरिका। हिंद महासागर, दक्षिण कोरिया, जापान और फिलीपींस में अमेरिका भेज रहा है अपनी सेना। इन सारी जगहों पर अमेरिका के पहले से ही सैन्य ठिकाने हैं। युद्धपोत से लेकर सबमरीन तक की तैनाती है। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस अमेरिकी सेना आ रही है चीन को सबक सिखाने। भारत कमजोर नहीं है कि वो अमेरिका को न्योता दे। भारत चीन से निपट लेगा, लेकिन निपटना खुद अमेरिका को भी है। इसलिए वो ललकार कर अपनी फौज की तैनाती एशिया रीजन में कर रहा है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अमेरिका के हजारों सैनिक डेरा डाल चुके हैं, हजारों आने वाले हैं। So I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. अमेरिका ने जर्मनी में कम की अपने सैनिकों की तैनाती। 52,000 सैनिकों में से 27,000 चीन को सबक सिखाने मोर्चे पर भेजे गए। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से बढ़ी चीन की चिंता। भारत से पंगा लेना चीन को भारी पड़ सकता है। अब चीन को सीधे सुपर पावर से चुनौती मिली है। अमेरिका ने ये साफ कह दिया है कि वो चीन पर पैनी नजर बनाए रखे है, और अगर चीन कोई भी इंडो पैसिफिक रीजन में हरकत करता है तो मिलिट्री एक्शन सहना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। जैसे बुझने से पहले चिराग आखिरी बार चमकता है, उसी तरह उसने अमेरिका को धमकाने की कोशिश की है। एक बंदर घुड़की सुनिए। अमेरिकी मिसाइल और सेना की तैनाती का चीन पुरजोर विरोध करता है। अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो हमारे दरवाजे पर आकर हमें उकसाने जैसी बात होगी। चीन चुप नहीं बैठेगा। हमें उम्मीद है कि जापान और दूसरे देश क्षेत्रीय शांति को बहाल रखने की कोशिश करेंगे। वाकई अमेरिका एशिया के ठिकानों पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल की तैनाती करने का फैसला कर चुका है। तीर कमान से निकल चुकी है। अमेरिका इसी ताक में भी था। कोरोना की वजह से उसके कब्रगाह कराए हैं। अब चीन की बारी है। कोरोना कांड के बाद चीन चुपचाप बैठ जाता तो उसकी फजीहत के फॉर्मूले तैयार नहीं किए जाते, लेकिन उसे अपनी मिलिट्री की धौंस दिखानी थी, सुपर पावर बनना था। इसी चक्कर में उसने भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी से भी पंगा लिया, खून बहाया। अब खून के आंसू रोने की बारी उसकी है। It's tempting for many, particularly in our business communities, who make money in China, to say we must calm tensions and simply accept an increasingly belligerent CCP. That's nonsense. I don't accept that argument. There is no compromise between freedom and authoritarianism. I don't want the future to be shaped by the CCP, and I'd wager no one on this call wants that either. अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सस्ते सामानों के लालच और मुनाफाखोरी की चाहत में चीन को बेअंदाज नहीं होने दिया जा सकता। एक तो पिछले 2 दशकों में उसने दुनिया में 5 महामारियां बांटी है। दूसरे अपने सारे पड़ोसियों की जमीन हथियाने में लगा है। इस दौरान उसने ताइवान की स्वायत्तता का उल्लंघन करते हुए उसके आसमान में अपने लड़ाकू जेट्स भेजे, वियतनाम को दबोचा, साउथ चाइना सी पर आधिपत्य के लिए बनावटी द्वीप तैयार किए, वहां से होने वाले जापान के कारोबार में अड़ंगा लगाया और रही सही कसर हांगकांग की आजादी पर कुठाराघात कर किया। यकीनन चीन ने भस्मासुर की तरह बर्ताव किया है। सूरज को जितना चढ़ना था चढ़ लिया। अब उसका अस्त होना निश्चित है। अमेरिका ने बिना गोली चलाए भी बहुत कुछ सेट कर दिया है। I also think that the Chinese took away from this that the world is now, this isn't the United States confronting China, that the world is now confronting China. दुनिया चीन के खिलाफ है,
ये बात तो तभी जाहिर हो गई थी जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सालाना बैठक में 114 देश चीन के खिलाफ जांच का प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन अभी की बात तो ये है कि चीन के भीतर से भी बगावत की बू आ रही है। वहाँ के लोग जिनपिंग की नीति और नियत के खिलाफ हो रहे हैं। बागी सुर वाले हर रोज हजारों पोस्ट डिलीट करना पड़ रहा है चीन को। अब जब अमेरिका दबाव बनाएगा तो चीन भीतर से भी दरक सकता है। अमेरिकी फौज के एशिया में तैनाती से चीन पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज हमें सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन लड़ाई में, चाइना के साथ लड़ाई में कोई हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के कुछ नहीं करेगा। ये एक सिर्फ पॉस्चरिंग है जो अमेरिका कर रहा है, शायद अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। सबसे बड़ी फोकस जो जरूरी है इस टाइम पे वो है रिकॉनेसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग पे। चाइनीज फोर्सेस जो थोड़ी बहुत डेप्थ में है उनको आइडेंटिफाई करना कि वो अपनी करंट लोकेशन जो भी है वहाँ से कितनी आगे जा रही है और किस तरफ, किस डायरेक्शन में, कहाँ रीइंफोर्स करने के लिए और कहाँ फोर्स प्रोजेक्शन के लिए प्रोग्रेस कर रही है। दरअसल चीन ने सोचा ही नहीं था कि इतने ही दिनों में परिस्थितियां इतनी बदल जाएंगी। वो मुगालते में था कि उसने दुनिया के 130 देशों को कर्जा खिला रखा है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसे बोलना था वो चढ़कर बोले और अब उनका एक्शन भी बस बोलने ही वाला है। लद्दाख में चीन की बढ़ती हिमाकत के बीच भारत चीन को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है। इस बीच चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से वह दुनिया के सभी बड़े देशों के निशाने पर है। अमेरिका ने भी चीन को सीधी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। इस बीच भारत ने भी साफ कर दिया है कि राजनयिक और सामरिक मोर्चे पर भारत चीन को हर हाल में जवाब देगा। गीता मोहन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। पैतरेबाजी कोई चीन से सीखे, लेकिन भारत के सामने अब उसकी कोई चाल चलने वाली है नहीं। जैसे ही चीन को यह अंदाजा होता जा रहा है कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है, वो बातचीत पर अब उतर आता है। लेकिन लद्दाख सीमा पर चीन लगातार साजिशें रच रहा है, जिसको सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खूबसूरत लेक के करीब चीन का बदसूरत प्लान। बढ़ते चीनी जमावड़े से सतर्क हिंदुस्तान। पूर्वी लद्दाख में मौजूद पेंगोंग झील के इलाके में चीन की नई साजिश बेनकाब हुई है। इस इलाके में मौजूद फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीनी जमावड़ा बढ़ गया है। ये खुलासा कर रही है ये नई सैटेलाइट तस्वीरें। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीनी टेंट और चीनी सेना की गाड़ियों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। चीन की चालबाजी देखिए। फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीन ने 15 मई के बाद कई नए निर्माण किए हैं। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपको इनकी बोट शेड्स भी नजर आएंगी। आप देखिए इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। आपको यहाँ पे इनके टेंट नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा आपको रास्तों के अलावा साथ ही साथ इसी तस्वीर पे नजर आएंगे चाइनीज आर्मी की बोट्स। चाइनीज आर्मी की बोट्स हम लोगों को नजर आएंगी और साथ ही साथ जब हम देखते हैं इसके अलावा हमें चाइनीज आर्मी के और टेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बोट दिखाता हूं। ये मैं आपको लेके चल रहा हूं उस इलाके में जहां पर अब आप चाइनीज आर्मी का बोट देख पाएंगे। बोट शेड है, जेटी है। जेटी के अलावा यहाँ पर क्योंकि जो रास्ता है वो काफी खतरनाक है और वहां से लोगों को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा मुश्किल, इस वजह से बोट्स का इस्तेमाल पेंगोंग झील में दोनों सेनाएं करती हैं। ये नीले रंग की आपको बोट दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा बोट शेड बना हुआ है। चीन के धोखे का बही खाता लंबा चौड़ा है। उसकी बदनीयती की गाथा काफी पुरानी है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तभी तो बीजिंग जो कहता है वो भरोसा करने लायक नहीं। कूटनीति की बिसात पर चीन किसी कायदा कानून को नहीं मानता। वो पावर देखता है, नफा नुकसान देखता है, उसी के हिसाब से वो खुद को ढालता रहता है। 22 जून को हुई कमांडर स्तर की बातचीत में चीन ने मान लिया था कि चीनी सेना 5 मई से पूर्व वाली स्थिति में लौट जाएगी।
लेकिन हुआ क्या? चीन ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। उसे गलवान वैली में 4 से 6 किलोमीटर पीछे हटना था, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसके गिने चुने जवान ही कुछ टेंट और गाड़ियां करीब 1 किलोमीटर पीछे खिसकी। मतलब चीन ने अब तक अपने वादे पर अमल नहीं किया है। 6 जून को जब भारत और चीन के बीच वो पहली बातचीत हुई थी, जो चीन के निमंत्रण पर हुई थी, उसके ठीक 9 दिन बाद गलवान की वो घटना हो गई। इसीलिए भारत इस बार बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहा है। भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि आप हमें बताइए कि कब तक आपकी सेना जो है वो सारी चीजों को डिसमेंटल करेगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ वापस उस जगह पर जाएगी जो 5 मई से पहले की स्थिति कही जा रही है। चीन की तरफ से भले ही बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन भारत उन चीजों पर अव्वल तो यकीन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि भारत ने अपनी तैनाती किसी भी तरीके से चीन के किसी भी आश्वासन पर कम नहीं की है, क्योंकि गलवान घाटी को लेकर चीन एक बात करता है और पेंगोंग त्सो में अचानक अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा देता है। तो चीन की कथनी और करनी में फर्क को देखते हुए इस बातचीत के नतीजे के सकारात्मक होने के बावजूद भारत कोई भी चांस लेना नहीं चाहता। एक तरफ चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है, तो दूसरी ओर वो लद्दाख के दूसरे इलाकों पर भी अपनी गिद्ध नजरें टिकाए हुए है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर भी है। साथ ही दौलत बेग ओल्डी और तेपसांग सेक्टर में नया मोर्चा खोलना चाहता है। अब वो भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोकना चाहता है, लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि चीन जो भाषा समझेगा उसी लहजे में समझाया जाएगा। दिल्ली से मंजीत नेगी और लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात चीन पर छिड़ी सियासत की। जी हां, दिल्ली में चीन की सियासत गांधी परिवार तक अब पहुंच गई है। चीन को लेकर बार बार सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब बीजेपी के पलटवार से घिरती चली जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिला। एलएसी पर चीन से टकराव चल रहा है और देश में सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता रहा। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी, और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि किस प्रकार केवल और केवल ये जो फाउंडेशन बनाई गई थी, ये पैसे के आदान प्रदान के लिए, पैसे बनाने के लिए और भ्रष्टाचार का एक माध्यम था। एक शेल कंपनी की तरह ये काम कर रही है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा ने लिखा, पैसे के लिए एक परिवार की भूख ने देश को बर्बाद किया। कांग्रेस की शाही राजवंश ने आत्मलाभ के लिए अनियंत्रित लूट की। इसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन की शुरुआत की थी। फाउंडेशन एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रमोशन, शोषित और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। सोनिया इसकी चेयरपर्सन है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम ट्रस्टी हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से $3 लाख यानी तब 90 लाख रुपए मिले थे। ऐसा क्यों हुआ? क्या जरूरत पड़ी? कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है। ऐसे कागज हम नहीं निकाल सकते। इन कागजों का क्या महत्व है? देश की सीमाओं पर चीन की सेना खड़ी है, भीतर आ रही है, और जेपी नड्डा हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, सुबह से शाम तक कांग्रेस से लड़ना चाहते। दुश्मन देश का देश के भीतर घुस रहा है और आप अपने विपक्ष से लड़ाई लड़ने में मसरूफ हैं। सवाल यह है कि यह बहस अभी क्यों छिड़ी है? चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाए थे। जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन और चीन का लिंक बता दिया। आज तक ब्यूरो। इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया है। इमरान खान को तालिबान खान तो पहले से ही कहा जाता है,
लेकिन क्यों कहा जाता है, आज ये भी साफ हो गया। साथ ही इसका भी खुलासा हो गया कि पाकिस्तान को आतंक का एपिसेंटर क्यों कहा जाता है। एक हुआ जी उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अब्दाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। अब 9 साल बाद उसामा बिन लादेन की आत्मा फड़फड़ाती हुई बाहर आई है और सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अंदर घुस गई। जिस उसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे खूंखार और घातक आतंकवादी माना जाता रहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उसे शहीद कह रहे हैं। एक हुआ जी उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अब्दाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। लेकिन इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद क्यों कहा? क्या इसके पीछे इमरान खान का कोई मकसद है? क्या इमरान ने उसामा बिन लादेन को जानबूझकर और सोच समझकर शहीद कहा है? आज हम इसकी पूरी हकीकत आपको दिखाएंगे। आखिर पाकिस्तान इस वक्त सोच क्या रहा है? जी हां, ये वही इमरान खान हैं जो दुनिया के सामने कश्मीर का हवाला देकर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान के साथ गलबहियां करते नजर आते हैं। जब से इमरान ने क्रिकेट छोड़ा था और बतौर राजनेता पाकिस्तान की राजनीति में एंट्री ली थी, तब उस दौर में इमरान आतंकियों के संगठन तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और शायद यही वो वजह रही जिसके चलते उन्हें तालिबान खान कहा जाता था। कहते हैं जुबान पर कभी न कभी सच आ ही जाता है। पाकिस्तान में आतंकियों को पालने पोसने वाले इमरान खान उसामा बिन लादेन के कितने बड़े मुरीद रहे होंगे, ये उन्होंने सारे जमाने के सामने आज जाहिर कर दिया। इमरान खान उसामा बिन लादेन के आतंक से कितने प्रभावित रहे होंगे, ये आज खुलकर सामने आ रहा है। मुझे कभी नहीं भूलता वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाकया जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अब्दाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 को वो शहीद कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के तहत उसामा बिन लादेन को मार गिराया। अमेरिका में हुए 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन, वो उसामा बिन लादेन जिसके आतंक से दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका भी थर्रा उठा। आज इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर शहीद कहा, तो इसके पीछे जरूर कोई बात छुपी है। अब इमरान खान का ये बयान सुनिए। किसी को अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें। कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। अमेरिका के खिलाफ ये इमरान खान की खुली भड़ास है, क्योंकि आतंक को पालने वाले इमरान खान बार बार अमेरिका के सामने जलील होकर लौटे हैं। भारत ने पिछले 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया तो इमरान खान अमेरिका के पास गए, लेकिन वहां से उन्हें अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि भारत आतंकवाद के सख्त खिलाफ है और पाकिस्तान आतंक का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अलकायदा लीडर जो कि बहुत दिन हो गए अभी मारे गए हैं, बिन लादेन को एक शहीद बोला है, मार्टिर बोला है। तो इसका क्या मतलब बनता है? मेरे ख्याल में तो सबसे पहला जो इसका मतलब बनता है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का एपिसेंटर है, सेंट्रल पॉइंट है टेररिज्म का स्प्रेड के लिए। और वैसे भी आजकल पाकिस्तान चीन के तलवे चाटने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत चीन की दगाबाजी और धोखेबाजी का करारा जवाब दे रहा है। चीन और अमेरिका के बीच भी तनातनी चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निभाते हुए और चीन की वफादारी में अमेरिका को भला बुरा कह रहा है।
पाकिस्तान का सीधा सा फंडा है, वो आतंक फैलाए और उसे कोई कुछ ना कहे। हम आपको बता दें कि 24 जून यानी बुधवार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रखा है, क्योंकि पाकिस्तान लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पहुंचने वाली फंडिंग नहीं रोक पाया है। कि इस वक्त हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की। आज हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट, एक वो गवर्नमेंट जो कि एक इंतहा पसंद गवर्नमेंट, जो बिल्कुल इस वक्त उनका सिर्फ गोल ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को गिराया जाए। ओपनली उनके थिंक टैंक्स के अंदर, ओपन टीवी के ऊपर वो बात करते हैं। वहीं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में साल 2019 में भी कहा गया है कि भारत को निशाना बना रहे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पाकिस्तान ने अपनी जमीन से ऑपरेट करने दिया। पाकिस्तान में जैश का सरगना मसूद अजहर और 2008 के मुंबई धमाकों का प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर आज भी आजाद घूम रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दरअसल पाकिस्तान में कोई आतंक के आकाओं की बिना मर्जी के टिक नहीं सकता, ये बात इमरान खान ने साबित कर दी है। आज दुनिया को यह भी पता चल गया है कि भारत बार बार आतंक के सबूत पाकिस्तान को सौंपता है और पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी रहे ओसामा बिन लादेन को शहीद बताकर यकीनन इमरान खान आतंकियों और आतंकी हमलों को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में पल रहे आतंक के आकाओं के रहनुमा भी बन रहे हैं। बात सीधी और साफ है, भले ही इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में खुद को एक मजलूम और सताया हुआ बताया हो, लेकिन आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए उनका नजरिया अब खुलकर सामने आ रहा है। बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। चाहे पुलवामा हमला हो या फिर हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, इनका बचाव करके इमरान ने बता दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें से अगर आतंकवाद और आतंकवादी हटा दिए जाएं तो ये मुल्क और इसका निजाम शायद ही चल पाए। क्योंकि जिस आदमी ने अपनी राजनीति की शुरुआत तालिबान खान बनकर की हो, उसके लिए ओसामा बिन लादेन का शहीद या फिर हीरो होना स्वाभाविक है। ओसामा बिन लादेन दुनिया का एक खूंखार आतंकवादी था। ओसामा बिन लादेन ने हजारों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। उसने तालिबान और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों का गठन किया। ओसामा बिन लादेन अमेरिका के ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में हुआ था। दुनिया के अलग अलग मंचों पर भारत ने न जाने कितनी बार पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, न जाने कितनी दफा उसकी जमीन पर पल रहे आतंक के सबूतों का पुलिंदा पेश किया है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, जकीउर रहमान लखवी पर भारत पूरा डोजियर सौंप चुका है, लेकिन इन आतंकियों पर पाकिस्तान की कार्रवाई अभी तक सिफर ही है और हाफिज सईद आज भी जहर उगलता है। मोदी, तुमने तो कर लिया जो कर लिया, अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। अब आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद को लेकर इमरान खान की सोच वैसी ही थी। मुंबई का दहशतगर्द मास्टरमाइंड पाकिस्तान में खुला घूमता है, लाहौर में बयान देता है, हिंदुस्तान में खून खौलता है लोगों का। जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इस दहशतगर्द को, इस मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ती? आप क्या करेंगे हाफिज सईद? देखिए मेरी बात सुनिए, फिर ये आप कहें, अगर आपके कहने के ऊपर हाफिज सईद को पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप एक फ्रैंकनस्टाइन क्रिएट करेंगे और ज्यादा लोग वो मार्टर बन जाएंगे। तो फ्रैंकनस्टाइन है। पहले मेरी बात सुने, देखिए आपको कहना ये चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम सारे सबूत देंगे, जो भी हमारे पास सबूत हैं
और जो नया पाकिस्तान बनेगा आप कहेंगे हम वहां जाके केस लड़ेंगे सबूत देके अदालत में और हम कन्विक्ट करवाएंगे उसको। देखिए अगर आप ये करते हैं तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सद्दाम हुसैन के और उसके उसामा बिन लादेन के केस में फ़र्क ये था कि सद्दाम हुसैन को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए सज़ा दी गई, उसामा बिन लादेन को कत्ल किया गया। उसका फ़र्क यह है कि उसामा बिन लादेन कल्ट बन चुका है। दुनिया भर में पाकिस्तान की ब्रांडिंग एक आतंकवादी मुल्क के तौर पर हो चुकी है। आज की तारीख में इमरान खान उसामा बिन लादेन को शहीद बता रहे हैं और भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान चीन की गुलामी भी कर रहा है, क्योंकि चीन भी पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर चुप्पी साध जाता है। उरी हमले के बाद भी चीन ने पाकिस्तान का बचाव करने की कोशिश की थी। आज तक ब्यूरो। आतंक की धरती से आकाओं ने हुक्म दिया तो कश्मीर में आज दो आतंकी हमले हुए, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी ये नहीं जानते कि ये भारत की फौज है। वो जितने आतंकी भेजेगा सब के सब मारे जाएंगे। ये है पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की सच्चाई, जिसको अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कबूल भी करने लगे। पाकिस्तान का एक सूत्री एजेंडा है कि आतंकियों को बाहर एक्सपोर्ट करना और आतंकी हमले करवाना। 26 जून को पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने कश्मीर में एक के बाद एक 2 आतंकी हमले किए, लेकिन भारतीय फौज ने भी आतंक को ध्वस्त कर दिया। अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जबकि जम्मू कश्मीर के त्राल में भारतीय फौज ने 3 नापाक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले बात अनंतनाग की करते हैं। यहां आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक 12 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई। बिल्कुल हम इस समय मौजूद है ग्राउंड जीरो पे। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले यहाँ पे मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है। बिल्कुल ये वो जो है जहाँ पे मिलिटेंट्स ने हमला किया है। आपको बता दूं कि इसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सक्लूसिव विजुअल की किस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने इस समय पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया है। आपको बता दूं कि ये इलाका जो है ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी जोन माना जाता है, जहाँ पे मिलिटेंट्स ने हमला किया है सीआरपीएफ पेट्रोलिंग पार्टी पे। आप देख सकते हो इस समय किस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने इस समय पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया है। आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव विजुअल्स की यहाँ पे सीआरपीएफ पेट्रोलिंग पार्टी पर ये हमला किया गया है। आपको बता दूं कि उसके फौरन बाद ही यहाँ पे जो मिलिटेंट्स है वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन आपको बता दूं कि फिलहाल इस इलाके को पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्स ने घेर लिया है। अनंतनाग के बिजहेरा में सुरक्षा कर्मी पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान हथियारों से लैस आतंकी मोटरसाइकिल पर आए और पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर हमला कर दिया। जवाब में सुरक्षा बलों की तरफ से भी गोलियां चलाई गई, लेकिन आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। इस आतंकी हमले के बाद पूरे अनंतनाग जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले त्राल में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। ये मुठभेड़ गुरुवार रात से ही चल रही थी। मुठभेड़ में 2 आतंकियों की लाश बरामद की गई है, तीसरे की तलाश की जा रही है। लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और फिलहाल जानकारी आ रही है कि रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लद्दाख में भूकंप की तीव्रता 4.5 बताई जा रही है। और भी जैसे ही जानकारी वहां से आती है कि किन परिस्थितियों में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, आपको बता दें लद्दाख में भूकंप की तीव्रता है 4.5 रिक्टर स्केल पर। और जिस तरह की परिस्थितियां इन दिनों लद्दाख में बनी हुई हैं, उन सब के मद्देनजर खबर बड़ी, क्योंकि हमने देश के कई हिस्सों में देखा है इस तरह के भूकंप के झटके, जिसमें खास तौर पर
लगातार बार बार दिल्ली में एनसीआर में आते रहे हैं। अब लद्दाख में श्वेता सिंह हमारी सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्टिंग करी है। श्वेता, आप वहां पर मौजूद हैं। लद्दाख में भूकंप के झटके और तीव्रता 4.5 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। जी अंजना, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि क्योंकि यहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना कम रहता है कि आपको ना तो सड़कों पर जाता हुआ कोई महसूस होगा और इस तीव्रता को महसूस कम किया गया। अगर मैं सिर्फ अपनी बात भी कर लूँ तो एहसास इसका नहीं था, इसके बावजूद कि मैं इस समय चौथी मंजिल पर हूँ, उसके बावजूद कोई फीलिंग वैसी नहीं आई थी। लेकिन हाँ, इस तरह की खबरें जब प्रशासन की तरफ से दी गई कि 8:15 बजे के करीब यहाँ पर भूकंप आया था, तो स्थानीय लोगों से भी जो मैंने पूछा है तब से, उनमें से कोई भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा है कि वो महसूस कर पाया है। लेकिन अब जैसे ही ये बात सामने आएगी अंजना की ये जमीन के कितना नीचे रहा था, जैसे 25 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है कि अभी इसका केंद्र रहा है, तो उस हिसाब से 4.5 की तीव्रता महसूस तो नहीं की गई। लेकिन हाँ, ये खबर जानने के बाद जरूर लोग थोड़े से चिंतित हो गए थे अंजना। बिल्कुल, श्वेता सिंह हमारी सहयोगी जानकारी देती हुई। भूकंप का केंद्र जमीन से 25 किलोमीटर नीचे होने की वजह से बहुत ज्यादा एहसास नहीं हो पाया। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। महसूस किए गए हैं 4.5 इसकी तीव्रता मापी जा रही है और फिलहाल तो कम से कम जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें नुकसान का अंदेशा ज्यादा दिखाई नहीं देता। जमीन से 25 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। पूरे देश में कई हिस्सों में और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में लगातार कई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अब ये लद्दाख के इलाके में जहां पर 8:15 बजे ये भूकंप आया। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।